हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा एक एवोल्यूशन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था थ्योरीज थ्योरीज का। हमने बात की थी कि जो एविडेंस के बारे में बात की थी कि एवोल्यूशन हुआ है उसके कुछ एविडेंस थे जिसमें हमने होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एम्ब्रियोनिक एविडेंस कि हमारा जो एम्ब्रियो है वो हमारा मतलब जो रिलेटेड एनिमल्स हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डिसेंबल करता है। कुछ एक एक दो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने थ्योरीज भी दी थी। ठीक है, तो उन थ्योरीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की थ्योरी, सबसे पुरानी थ्योरी, वो दी थी लैमार्क ने। सबसे पहली जो थ्योरी थी जो एवोल्यूशन में कि भाई ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ है, वो लैमार्क ने दी थी। उसने क्या कहा था कि भाई एक स्टेटमेंट दी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उसमें क्या स्टेटमेंट दी थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट और दी थी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब इनका मतलब क्या है, इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझते हैं। उसने कहा कि भाई हम जिन ऑर्गन्स को यूज करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप होते जाएंगे और ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे, वो उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे। कि भाई अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं दौड़ती हूँ, ठीक है, तो मैं अपने मसल्स को यूज़ कर रही हूँ तो मेरी मसल्स और ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगी। ठीक है, और उसने कहा कि जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ नहीं करते वो क्या हो जाते हैं, जिन ऑर्गन्स को हम लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे या तो डिसअपियर हो जाते हैं, या तो वो गायब भी हो जाते हैं वो ऑर्गन्स, या फिर वो रूडिमेंट्री हो जाते हैं। अब रूडिमेंट्री का मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, मतलब वो प्रेजेंट तो होंगे लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का। उसने कहा कि जिन ऑर्गन्स को हम लोग रेगुलरली यूज करते रहते हैं, जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ही ज्यादा डेवलप होते जाएंगे, और जिन ऑर्गन्स को हम डिसयूज मतलब यूज करना कम कर देंगे या बंद ही कर देंगे तो या तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या फिर अगर वो प्रेजेंट होंगे तो रूडिमेंट्री होंगे। रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, कि प्रेजेंट तो होंगे बट फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल भी दिए थे उसने। ठीक है, जैसे यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के लिए उसने कहा कि जो स्नेक्स थे, पहले जो सांप हुआ करते थे, पहले उनके पैर हुआ करते थे, लिम्स होते थे। ठीक है, इमेजिन हमें आज के टाइम पे पता है ना कि जो सांप है वो रेंग के चलते हैं, तो उसने कहा कि पहले उनके पैर होते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए बिलों में रहना शुरू कर दिया, तो बिल में रहने की वजह से उनकी लिम्स का यूज खत्म हो गया। तो कहा कि भाई धीरे धीरे क्या हुआ, उनके वो ऑर्गन्स लिम्स ही खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया, वैसे तो कई एग्जाम्पल दिए, मैं एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। उसने कहा कि पहले जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड जैसे कीवी हो गया, एमू हो गया, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, डक होती है। उसने बोला कि पहले ये यूज क्या करते थे अपने विंग्स को, मतलब फ्लाई कर सकते थे, ये उड़ सकते थे, लेकिन जहां पर ये प्रेजेंट थे, जहां पर ये रहते थे, वहां पर इनको खाना मिल गया। खाना मिल गया तो इनको उड़ के सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने फूड को। तो क्योंकि इन्होंने अपने विंग्स का यूज करना बंद कर दिया, डिसयूज हो गया, तो उनके धीरे धीरे क्या हो गए, वो जो विंग्स हैं वो रूडिमेंट्री हो गए, नॉन फंक्शनल, क्योंकि उन्होंने उनका यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, यूज जिन जिन ऑर्गन्स का किया वो डेवलप होने शुरू हो गई। जैसे जो डक है, डक के पहले वैब्स नहीं थे, उसके पैरों में देखो तो अभी डक के पैरों में वैब्स होते हैं क्योंकि वो पानी में तैर सकती है, जो पहले नहीं होते थे। उसने क्योंकि उनका यूज करना शुरू कर दिया तो अडेप्टेशन हो गई, और उसके बाद वो इनहेरिट करने लग गया। अभी इस स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे कि उसने दूसरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट समझ आ गई। ठीक है, कि भाई जिन ऑर्गन्स को यूज करते हैं वो डेवलप होते जाते हैं, जिन ऑर्गन्स का यूज करना बंद कर देते हैं वो डिसअपियर या फिर नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए इनके। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसका मतलब क्या था कि भाई इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाना। इनहेरिटेंस का मतलब समझ रहे हो ना, हमने हेरिडिटी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो मैंने इनहेरिटेंस का मतलब बताया था
कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस बोले तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर हम ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब भी कैरेक्टर्स ही होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वी कैन से नेक्स्ट जनरेशन। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे, ठीक है, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो जाते हैं वो उसको, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, बात क्लियर है? तो उसने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ध्यान दे रहे हो कि जिन कैरेक्टर्स को पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है, वो कैरेक्टर्स उनके इनहेरिट होते हैं, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। उसने ये कहा, उसने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। किसका एग्जाम्पल दिया था? जिराफ का एग्जाम्पल। उसने क्या किया कि उसने क्या कहा? एग्जाम्पल उसने दिया था जिराफ का। उसने कहा कि भाई जो जिराफ थे पहले उनका साइज कैसे हुआ करता था? जैसे छोटे डॉग का साइज होता है, पहले उनका लगभग साइज इतना ही होता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो पहले ग्रेजिंग घास जो होती थी वो घास खाते थे, घास नीचे मिल जाती है, खा लेते थे। अब क्या हुआ, जहाँ पे वो रहते थे वहां पे घास खत्म हो गई। घास खत्म हो गई तो जो जिराफ थे उन्होंने क्या किया, जो पेड़ों की पत्तियां थी वो खाना शुरू कर दिया। तो पेड़ों की पत्ती खाने के लिए उनको अपनी नेक जो थी, नेक को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए, और साथ में आगे वाले जो हाथ है, फोर लिम्स, उनको भी साथ में क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेच। मतलब, और अगर तुम ध्यान से देखो तो आज के टाइम में जिराफ होते भी ऐसे ही है कि जो उनका जो पीछे वाला पोर्शन है वो नीचे होता है, लेकिन जो आगे वाला पोर्शन है वो कैसा होता है? थोड़ा सा ऊंचा लंबा होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कई जनरेशन तक जो अपलिफ्ट किया ये वाला पोर्शन, आगे वाला पोर्शन पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए, और ये कैरेक्टर उनका आगे भी पास होता गया, इनहेरिट होता गया। तो आज के टाइम में हमें जो जिराफ है वो कैसे मिलते हैं? उनकी नेक और फोर लिम्स थोड़े ऊपर की तरफ और पीछे वाला नीचे की तरफ। तो उसने कहा कि भाई ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स था जो जिराफ अपने आगे जनरेशन को पास करते जा रहे थे। ठीक है, तो उसने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। वैसे उसकी स्टेटमेंट को बाद में गलत बता दिया था कि भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है भाई, होता है बिल्कुल, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्वायर्ड सारे नहीं जाएंगे। वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स उनके किस में होने चाहिए? जीन्स में होने, मतलब जर्म सेल्स में होने चाहिए। हमारे पास दो तरह की सेल्स होती है हमारी बॉडी में, एक तो जर्म सेल्स होती है और एक होती है सोमैटिक सेल। सुन रहे हो ना ध्यान से कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, एक तो होती है जर्म सेल और एक होती है सोमैटिक सेल। ये सोमैटिक सेल होती है बॉडी सेल्स, मतलब जो इनहेरिट नहीं करती है। ठीक है, और जर्म सेल्स होती है जो गैमीट्स बनाती है, मतलब आगे जो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे वो यही बनाएंगे, यानी कि आगे पास ऑन यही करेंगी। तो अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है तभी वो आगे जाएगा। सोमैटिक सेल के अंदर वो चेंज होगा तो वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सोमैटिक सेल्स तो हमारे अंदर है, आगे मेरे बच्चों के अंदर जो जाएंगी वो जर्म सेल्स होंगी, क्योंकि वही गैमेट्स बनाएंगी। बात क्लियर है? ठीक है, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था विजमैन ने। उसने कहा था कि उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था विजमैन ने? उसने कम से कम 22 जनरेशंस तक उसने माइस की टेल को कट कर दिया, माइस की टेल को कट कर दिया लगातार 22 जनरेशन तक। कि भाई देखते हैं, भाई लेमार्क ने कहा कि भाई जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो इनहेरिट होता है, तो उसने कहा कि भाई एक माइस की टेल कट कर देता हूँ, देखता हूँ कि उसके जो आगे बच्चे होंगे वो कटी पूंछ के साथ पैदा होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं हुए। चलो हो सकता है कॉन्स्टेंटली हो गया। उसने दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, 22 जनरेशन तक उसने काट के देखी, लेकिन हर बार जो उनके कटे हुए पूंछ के जो चूहे के बच्चे थे वो पूंछ के साथ पैदा होते थे। तो उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, वो इनहेरिट तभी करेगा कैरेक्टर जब उनकी किस में आएगा?
जर्म सेल्स में चेंज आएगा। इसके अलावा वैसे हम अपनी लाइफ में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता है इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, जैसे कि भाई हम मैंने अपने अपने ईयर पिन्ना बोर कराए हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी बेटी के, जब मेरी बेटी हुई तो उसके ईयर पिन्ना बोर नहीं है। तो अगर ऐसा होता कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं तो उसके भी हो रखे होते, है ना। ओके, तो ये थी लेमार्क की थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी डार्विन की। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ उसकी। नेक्स्ट थी डार्विन। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम थ्योरी एवोल्यूशन की पढ़ते हैं वो इसी की पढ़ते हैं, ठीक है। इसने दी थी नेचुरल सेलेक्शन की थ्योरी। बड़ी धूम मचाई थी इसकी, इस थ्योरी ने। हर कोई इसी की थ्योरी पढ़ने में लगा हुआ था उस टाइम पे। और इसकी इस थ्योरी की वजह से जो मेंडल थे ना, उनका जो काम था मैंने बताया था वो अननोटिस्ड रह गया, क्योंकि उसके काम को ही सब पढ़ने में लगे हुए थे, ठीक है। तो वैसे बड़ा ही वेला घूमता रहता था कि भाई मेरे को कोई काम नहीं करना, मन ही नहीं लगता था इसका। फिर एक दिन ये चला गया कहीं पे घूमने, चला गया, कम से कम कई सालों तक घूमता रहा, 8-10 सालों तक तो घूमता रहा ये। और उस जिस जहाज में घूमा था, मतलब लगा लो तीर्थ यात्रा पे निकल गया, HMS बिगल उसका नाम था, जिस जहाज में मतलब पानी की यात्रा कर रहा था ये, इसमें घूम रहा था। तो घूमते घूमते इसने एक आइलैंड देखा। घूमते घूमते डार्विन ने क्या देखा, एक आइलैंड देखा। उस आइलैंड पे उसने देखा कि भाई एक ही जगह पे, मतलब वो क्योंकि अलग अलग हो गए थे आइलैंड में, अगर थोड़ा सा भी मतलब एक समुद्र है, समुद्र में एक आइलैंड ही है, एक आइलैंड ही है, छोटा सा टापू, तो उनमें अलग अलग तरह के बर्ड्स थे। ये कैसे भाई? तो उस चीज ने डार्विन के ध्यान को अट्रैक्ट किया, और तब उसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। उसने कहा कि भाई हमारे अंदर क्या होता है, हम नीड के अकॉर्डिंग अपने अंदर, हमारे अंदर कुछ चेंज आते हैं, ठीक है, चेंज आ गए, लेकिन वो चेंज आगे तब बढ़ते हैं जब नेचर उनको सेलेक्ट करेगी। अगर वो हमारे लिए फेवरेबल हैं, मतलब वो जो चेंज है हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है, तो नेचर उनको क्या करेगी, पास कर देगी, और फिर वो आगे जाने लग जाएगा। जो चेंज है मतलब कोई कैरेक्टर है, ठीक है, और अगर वो फेवरेबल नहीं होगा तो क्या रह जाएगा, वो वहीं पे ही एलिमिनेट हो जाएगा, वो कैरेक्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं कि स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिए थे, एग्जाम्पल वैसे उसने दिया था एक मोथ का दिया था, ठीक है, लेकिन मैं बात करूंगी जो हम कॉमन अपनी लाइफ में देखते हैं। कॉमन लाइफ में आप देखते हो कि आप कोई ऑल आउट वगैरह या कोई मॉर्टिन वगैरह जलाते हो, तो जिस दिन नया नया जब चलाते हो आप, तो उस दिन तो घर में बहुत सारे मच्छर मर जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन इतने नहीं मरते। क्यों? क्योंकि अब मच्छरों ने क्या कहा है कि भाई अगर इस तरह से मरते गए तो भैया हमारी तो आफत है, ऐसे मरेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, हमें भी तो जीना है ना। तो वो अपने अंदर चेंज ले आते हैं, रेजिस्टेंस ले आते हैं कि भाई अब कितनी मोर्टीन जला लो, हमें पता चल गया कि भाई ये मोर्टीन है और है हमें मार रही है। तो जो मच्छर अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे वो तो जी जाएंगे, लेकिन जो मच्छर अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेंगे वो मर जाएंगे। तो यानी कि जो जी गए उन्होंने वो चेंज लेके आए, रेजिस्टेंस लेके आए, तो वो अपनी आगे जनरेशन को पास कर दे कि देखो हमें हमें जीने के लिए हमने रेजिस्टेंस लिया है, तो इसलिए आगे जनरेशन को भी पास करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीसीज बनी रहेगी, तभी हम बने रहेंगे। और जो अपने अंदर रेजिस्टेंस नहीं लेके आते वो मच्छर मर जाते हैं, तो यानी कि वो वहीं की वहीं खत्म। मतलब नेचर ने सेलेक्ट किया फेवरेबल चीज को, ठीक है। नेचर ये नहीं देखती कि भाई ये मच्छर है तो इसको मच्छर, इंसानों को मच्छर पसंद नहीं है तो भाई मेरे को मारने हैं, नहीं, नेचर नहीं देखती, नेचर इसके लिए सब बराबर है, ठीक है। नेचर के लिए जो अपना एफर्ट डालेगा, जो अपना 100% देगा, वो उसको क्या करेगी, सेलेक्ट कर लेगी सर्वाइव करने के लिए, और आगे पास कर, मतलब कि हाँ चलो ठीक है बढ़ते जाओ, और जो नहीं करेगा उनको खत्म कर देगी, ठीक है। तो ये डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी कि भाई हमारे अंदर अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, अगर वो चेंज फेवरेबल है तो नेचर उनको सेलेक्ट कर लेती है और आगे पास कर देती है, और अगर नहीं होते वो फेवरेबल अनफेवरेबल होते हैं तो नेचर उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है, और फिर वो वहीं रह जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते स्पीसीज, ठीक है। इसको एक स्टेटमेंट और देते हैं हम यहाँ पर, एक नेचुरल सिलेक्शन को एक नाम और देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वैसे
डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन ही बोला था, लेकिन इस नेचुरल सिलेक्शन को एक नाम और दे दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्हें क्या, देखो बात तो यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे काबिल होगा वो आगे बढ़ेगा, और सबसे काबिल कौन, जो अपने अंदर चेंज लेके आए, ठीक है, सबसे काबिल ही आगे बढ़ेगा और जो नहीं होगा वो वहीं रह जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये थ्योरी हमारे एवोल्यूशन की, वैसे एक म्यूटेशन की थ्योरी भी होती है, म्यूटेशन ह्यूगो डी रीज ने थ्योरी दी थी, मैं उसकी और बात कर लेती हूँ छोटा सा। म्यूटेशन थ्योरी गिवन बाय ह्यूगो डी रीज। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज। कि भाई अचानक से ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज हो और फिर वो चेंज आगे पास होने लग जाए, इनहेरिट करने लग जाए, तो म्यूटेशन। कि उसने कहा कि भाई हमारे अंदर जो वेरिएशन है वो आने का एक रीजन म्यूटेशन भी होती है, ठीक है। वैसे जनरली जो म्यूटेशन है ना वो रेयर होती है नेचर में, मतलब बहुत कम होती है, क्योंकि ये जनरली जो म्यूटेशन है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। जैसे आप एग्जाम्पल जानते हो ना, नागासाकी जो है, हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें क्योंकि वहाँ पर वो रेडियोएक्टिविटी की वजह से वहाँ पर क्या हुआ था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, तो वहाँ पे म्यूटेशन हो गई, चेंज आ गया, और वो हार्मफुल है। वहाँ के कई जो अभी भी कैसे पैदा होते हैं, तो हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत होती है, एबनॉर्मलिटी होती है, ठीक है। वैसे मेन आपकी लेमार्क और डार्विन की थ्योरी है इस 10th क्लास के लेवल पे, ओके। तो इस चैप्टर में से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो रह गया हो, तो वो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम लाइफ प्रोसेस है, उसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे।